नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटवाल, सीएपी CWM। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई नई-नई जानकारी आपके साथ शेयर करूं। आज इस वीडियो में हम लोग एनआरआई इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे कि जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, एनआरआईज़ हैं, वो कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और स्पेशली जो लोग यूएस में रहते हैं, वो कैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिया से अगर उन्हें पैसा अपनी कंट्री में लेके जाना है, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है? इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज हैं ज़ारा टाकी। ज़ारा कुछ सालों से यूएस में रहती हैं, ये एनआरआई हैं, वहाँ पर जॉब करती हैं। तो इनसे हम बात करेंगे, इनके सवाल जानने की कोशिश करेंगे और उन्हीं सभी सवालों का मैं इन्हें उत्तर दूंगा। तो स्वागत है ज़ारा आपका इस कार्यक्रम में। Thank you, Pankaj sir, for this opportunity and for addressing my questions. यस ज़ारा, आप बताइए, तो यूएस में आपको काफी साल हो गए हैं, कितने साल हो गए एक्चुअली अभी? Approximately 4 years that my USI, I first came as a student, now I'm working. So it's been a good 4 years. वंडरफुल। ज़ारा, कैसे आप इंडिया में तो आपको काफी कुछ मालूम है एंड इन्वेस्टमेंट के आपको एवेन्यूज भी आइडिया हैं, बट यूएस में हाउ यू प्लान योर फाइनेंस, व्हाट एग्जैक्टली मींस यू इन्वेस्ट इन, क्या ज्यादा ट्रेंड होता है और किस तरह से पूरी प्लानिंग करते हो? So US में a lot of products जो है वो similar to India है. जैसे retirement products इंडिया में EPF था, similar यहाँ पे 401k है. जैसे पेंशन प्लान था, वैसे यहाँ पे भी कंपनी प्रोवाइडेड पेंशन प्लान्स होते हैं. सो रिटायरमेंट के प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है वो प्रिटी मच सेम है, नाम अलग है, बट उपयोग या फंक्शनैलिटी फीचर्स प्रिटी मच सेम है. यूएस में जो अलग मुझे नजर आया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द इजी एक्सेस ऑफ क्रेडिट. यूएस में इतने इजीली क्रेडिट कार्ड मिलता है कि आपको स्टारबक्स का भी क्रेडिट कार्ड मिलता है. सो इतना इजी एक्सेस टू क्रेडिट जब होता है, इट इज़ वेरी इजी टू गो अहेड एंड गेट अ लॉट ऑफ डेट. और फिर बिकॉज इट्स अ क्रेडिट कार्ड, उसका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है. तो जनरल चैलेंज रहता है हाउ टू मैनेज क्रेडिट कार्ड डेट. जरा सी जो आपने एग्जांपल दिया कि को ब्रांडेड कार्ड, वो आप इंडिया में भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी आप किसी कॉफी शॉप से लेकर और किसी भी आई मीन रिटेल आउटलेट में, और इवन फॉर एग्जांपल अमेज़न के साथ भी को ब्रांडेड कार्ड्स हैं। तो इस तरह से को ब्रांडेड कार्ड्स तो बहुत कॉमन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड कि रीपे करना, सी क्रेडिट अवेलेबिलिटी दैट इज वन थिंग, बट रीपे तो अपने को करना ही है। और इंडिया और यूएस एनीवेयर, प्रॉब्लम इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी, आप जब सिक्योर्ड लोन लेते हो, बिकॉज क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो लोन होता है दैट इज अनसिक्योर्ड बेसिकली। तो व्हेन यू गो फॉर अ होम लोन, यू गो फॉर अ कार लोन, इट इज अ सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन में क्योंकि कोलेट्रल होता है, तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है। लेकिन पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो लोन होता है वो हमेशा एक्सपेंसिव होता है। तो होता ये है कि अब देखो, हम लोगों को अगर वेल्दी बनना है तो डेफिनेटली वी हैव टू अर्न समथिंग और अर्न आवर मनी। इफ यू इन्वेस्ट योर मनी एनीवेयर मींस, so if you get returns on that, you will become wealthy. But if you pay interest to the lender, then definitely they will become wealthier. So purpose ये है कि जितना कम से कम लोन हो वो बेटर है। अब आपने बोला कि वहां पर क्योंकि इजीली मिल जाता है, आई अंडरस्टैंड, वो एक है। लेकिन पहली चीज जो है, चाहे आप कहीं भी रहें, पहली चीज होती है अपने हाउस होल्ड बजट से, कि अगर घर का बजट बनाया जाए तो एक बात मालूम चल जाती है कि मेरे पास खर्च करने के लिए कितना पैसा है। और आप समझते हैं, वॉरेन बफेट ऑल्सो हैज सेड दिस एंड व्हिच आई लाइक दैट, हमेशा ना लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आइडिया होना ये चाहिए कि जो इनकम है, इनकम माइनस योर सेविंग शुड बी योर एक्सपेंसेस। तो पहले आपको
अपना बजट बनाएं, जब बजट बनाएंगे तो मालूम चलेगा कहाँ खर्चे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो तय, जब फाइनेंशियल गोल्स अपने तय होंगे तो ये बात मालूम होगी कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। और एक बार ये बात मालूम है कि कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और अपने बजट में, हाउस होल्ड बजट में आपने उसका प्रोविजन कर दिया कि मुझे एवरी मंथ, लाइक यू मेक अ प्रोविजन फॉर योर एक्सपेंसेस, सिमिलर टू दैट यू मेक प्रोविजन फॉर द इन्वेस्टमेंट कि मुझे अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए इतना तो इन्वेस्ट करना ही है। तो जब आपको पता है कि जैसे घर की अगर ईएमआई है या घर का रेंट है या फिर कार की ईएमआई है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, आपको पता है कि एक्सपेंस तो जाने ही है, तो उनके साथ साथ इतना, यूजुअली इन जनरल 30 to 40% ऑफ योर इनकम शुड बी अवेलेबल फॉर सेविंग्स। तो उतना तो करना चाहिए, 30-40% आपको डेफिनेटली सेविंग के लिए रखना चाहिए। तो जब आपको मालूम है कि मैंने सेविंग के लिए इतना पैसा अलग से रख दिया है, फिर जो बचेगा उस पैसे से आप जो भी प्लान करने हैं, है ना, देखिए कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप कम नहीं कर सकते हो, तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं तो वो तो आपको है कि ये करना ही है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं, उनको एडजस्ट किया जा सकता है। तो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जो भी होंगे उनको आप थोड़ा सा कर्टेल कर सकते हैं। आई मीन ऑलवेज फर्स्ट थिंग सेट योर फाइनेंशियल गोल्स, आफ्टर दैट you make your household budget, and based on that you'll understand that how to save money for this. और दूसरी बात जो आपने भी बोला था, क्रेडिट कार्ड इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आपका लोन है, आपका आउटस्टैंडिंग है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जी सर, पहले, काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स पे। ओके, तो जरा मेरा पहला सजेशन आपको ये होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके उसको रीपे करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप क्रेडिट कार्ड से बाहर आ जाएंगे तो आपका पैसे ज्यादा बचेगा। अगर मान लीजिए आपके आउटस्टैंडिंग सिर्फ कुछ डॉलर्स की है, बट बिकॉज यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन दैट, तो होता यह है कि काफी पैसा जब आप रीपे करते हो तो इंटरेस्ट में चला जाता है, प्रिंसिपल कम होता नहीं है, तो सेविंग के लिए पैसा बचेगा नहीं। तो सेविंग के लिए पैसा बचाना है तो मुझे डेफिनेटली अपना पहले क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग कम करनी पड़ेगी। तो उसमें मेरी सलाह, मेरा सजेशन आपको यह है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है, कुछ पर कम है कुछ पर ज्यादा है, ऐसा होगा ना, कुछ क्रेडिट कार्ड पे आपका जो इंटरेस्ट है कम जी होगा, सर। तो जी पहले सर। आप क्या कीजिए, जिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट चल रहा है उनको रीपे कीजिए, ठीक है, आपका ज्यादा रीपे उसको कीजिए। तो उससे ये होगा कि आपका जो ईएमआई का बर्डन है, जो आपका मतलब आई मीन ज्यादा बर्डन है इंटरेस्ट का, वो कम हो जाएगा। तो पहले आप इसको कीजिए कि जितने भी हाई पेइंग इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके आउटस्टैंडिंग को कम करने की कोशिश कीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। उसके बाद में अगर कुछ ऐसी फैसिलिटी हो, यूजुअली ऐसी होती है कि कुछ सिक्योर्ड लोन लिया जा सके या फिर पर्सनल लोन पॉसिबल हो, जैसे अगर ऐसे कुछ पॉसिबल हो कि आप अपने होम लोन को टॉप अप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल होम लोन इज चीपर, तो अगर वो टॉप अप किया जा सकता हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट हाउ इट वर्क्स इन यूएस, बट अगर वो टॉप अप किया जा सके तो आप उस पर ट्राई कीजिए। तो उससे ये होगा कि अगर वो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, वो पैसा आएगा, उसको आप अपने क्रेडिट कार्ड को रीपे करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर पर्सनल लोन भी आपको थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड से थोड़ा सा चीपर मिल सके, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड में ऐसी फैसिलिटी हो कि जिस क्रेडिट कार्ड पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकें, जो आपका बैलेंस इस पर है हाई इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड पर है, क्या उस बैलेंस को आप दूसरे क्रेडिट कार्ड पर ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर वो पॉसिबल हो तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि आपका इंटरेस्ट कम से कम लगे, अगर इंटरेस्ट कम होगा तो ही आपका पैसा बचेगा। दूसरी बात, चाहे आप सेविंग अभी ना कर पा रहे हो आप, लेकिन पहला आपका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग को खत्म करें जितनी जल्दी हो सके। से मुझे मालूम है कि जब आप बाहर रहते हो तो आपकी जरूरतें भी बहुत होती हैं, आपके पास में जब पैसा अवेलेबल नहीं होता है तो आपको क्रेडिट लेना पड़ता है, इजीली मिल जाता है तो आप बिल्कुल लेते भी हो, लेकिन उसके बाद उसको रीपे कितनी जल्दी किया जा सकता है वो आपका टाइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मेरी सलाह ये, किसी भी तरह से आप उसको बैलेंस ट्रांसफर करके आप करें।
जी सर, थैंक यू, दिस वाज वेरी ये बहुत ही अच्छी एडवाइस थी, स्पेशली सिंस इट फील्स ऐसा लगता है कि आप जगल कर रहे हो चीज़ों को, इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स है, इट्स लाइक पैसे अगर भरने भी है तो किसको पहले भरने हैं, बट आपने जिस तरह लॉजिकली बताया कि इंटरेस्ट रेट को मद्देनजर रखते हुए, बैलेंस ट्रांसफर की ऑप्शंस देखते हुए, तो डेफिनेटली आई फोकस ऑन दैट एंड ट्राई टू वर्क माय डेट। एक और मेरा दूसरा सवाल है सर, जब हम एनआरआई की तरह होते हैं तो और हमें बैक होम इंडिया में इन्वेस्ट करना हो, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट इज डेवलपिंग, देयर इज मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो अगर हमें एनआरआई की तरह इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड व्हाट आर माय ऑप्शंस? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत सारे एनआरआईज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। एंड थोड़ा सा यूएस सिटीजन्स एंड कनाडा सिटीजन्स के लिए स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस हैं या फिर अपॉर्चुनिटी कम है, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड हाउस यूएस पर्सन्स या कैनेडियन पर्सन्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी यूएस सिटीजन्स आर आल्सो अलाउड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट जो है, तो उसकी वजह से थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉम्प्लायंस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं बता दूं कि कहाँ कर सकते हैं। देखिए इंडिया में सिर्फ जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, आपको पता है, आप इंडिया में रही हैं, जो पोस्ट ऑफिस में स्कीम्स होती है ना, पीपीएफ है, एनएससी है, मंथली इनकम स्कीम है, तो उन स्कीम्स में एनआरआईज अलाउड नहीं है। इवन दैट जीओआई बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आरबीआई बॉन्ड्स होते हैं, उनमें भी एनआरआईज को इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप जैसे, आप जो एनआरआई होते हैं उनके पास इंडिया में दो अकाउंट होते हैं, वन इज एनआरई अकाउंट, अनदर वन इज एनआरओ अकाउंट। एनआरई अकाउंट जो होता है उसमें आप वहां से जो जो फॉरेन में पैसा अर्न करते हो उस पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो। और अगर इंडिया में आपकी कोई इनकम हो रही है, फॉर एग्जांपल इंडिया में आपका कोई घर है जिसका रेंट आ रहा है, तो उस रेंट को आप एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते, उसको आपको एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। तो एनआरओ अकाउंट जो होता है वो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है, और एनआरई अकाउंट जो होता है वो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है। तो जो एनआरई अकाउंट होता है उससे आप पैसा कभी भी, बिकॉज वो रिपेट्रेबल होता है, उसका पैसा आप इजीली अपने कंट्री को लेके जा सकते हो। लेकिन जो एनआरओ होता है वो नॉन रिपेट्रेबल होता है। बट नॉन रिपेट्रेबल डज नॉट मीन कि आप पैसा लेके जा ही नहीं सकते, लेकिन उसके लिए आपको डिक्लेरेशन देनी होती है, मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो एक तो बैंक्स में एनआरई डिपॉजिट्स होते हैं, विच आर बेसिकली डिपॉजिट्स, लेकिन एनआरई डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो एनआरई डिपॉजिट्स खोल सकते हैं बैंक में, क्योंकि जब आप बैंक में एफडी ओपन करते हो एज ए रेजिडेंट, अगर यहाँ पर कोई भी एफडी ओपन की जाती है, या आप अपने एनआरओ अकाउंट से अगर आप एफडी करते हो, तो वो एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन एनआरई डिपॉजिट पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। पहली चॉइस तो ये है कि एनआरई डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, बट उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप बहुत कम हो गए हैं। इंडिया में भी अब आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी गिर गए हैं। उसके बाद चॉइस है एक यहाँ पर एनपीएस है। जैसे आपने बोला कि 401 के प्लान है और पेंशन के लिए, ऐसे ही हमारे यहाँ पर इंडिया में एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम। सो एनपीएस में बहुत सारे मॉडल हैं, मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो भी एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसके अलावा ऑल सिटीजन मॉडल में कोई भी सिटीजन इंडिया का, वेदर रेजिडेंट और एनआरआई, दे कैन इन्वेस्ट इन एनपीएस। So, see for example, NPS की maturity होती है, या anyone wants to withdraw it, can we take the funds outside of India? एनपीएस में क्या होता है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो इस मार्केट लिंक प्रोडक्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड ओनली, और इसमें लिमिटेशंस है विड्रॉल के।
अगर बीच में आपको 60 इयर्स की एज के बाद में क्या होता है, जो पैसा आपने पूरा एक्यूमुलेट किया, तो 60 इयर्स की जब एज हो जाएगी उस वक्त इस पैसे में से 60% लमसम विड्रॉ किया जा सकता है, और जो बाकी का पैसा होता है उस पैसे को मतलब 40% आपको एन्युइटी में कन्वर्ट करना होगा, पेंशन में कन्वर्ट करना होगा। तो ऑब्वियसली आप उसको लेकर वहां पर नहीं जा पाओगे, आपको यहाँ पर जो पैसा है उसको पेंशन में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको पेंशन मिलेगी। पेंशन की बहुत सारी चॉइस होगी, और उससे पहले 60 ईयर्स से पहले अगर आपको विड्रॉ करना हो तो उस केस में 20% ही उसमें से लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, और उसका जो 80% है वो आपको पेंशन में कन्वर्ट करना हो। तो बेसिकली आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि एक ऑप्शन है, बट आपके लिए बिकॉज यू आर वेरी यंग, आपके लिए जो इंडिया में सबसे सुटेबल ऑप्शन है दैट इज म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपको पता है कि डिफरेंट asset classes में इन्वेस्ट करते हैं। there are different kinds of mutual funds, like there are equity funds, there are debt funds, और इक्विटी फंड्स में भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। मतलब किस तरह के शेयर्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बेसिस पर म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड्स हालांकि सारी कंपनी अलाउ नहीं कर रही हैं, बट कुछ फंड हाउसेस हैं जो अलाउ करते हैं, आप उन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको डेफिनेटली इंडिया में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि मैं आपको एनपीएस के लिए बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करूंगा। जस्ट मैंने बताया कि प्रोडक्ट है वो भी आपके पास, मैंने बोला कि एनआरई डिपॉजिट वाला भी ऑप्शन है, बट इंडिया में आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरी सलाह आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की होगी। क्योंकि जैसे आपने बोला कि इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। तो बेस्ट ये होगा कि आप थोड़ा सा पैसा अपना, जैसा आपने भी बोला कि पहले तो क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग खत्म करनी चाहिए, बट उसके बाद में आपको डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी कर सकती हैं आप। तो एसआईपी के थ्रू आपका आइडिया है मतलब इंडिया में, बिकॉज आपने जॉब भी किया है और आपको थोड़ा आइडिया है यहाँ पर इन चीजों के बारे में, तो एसआईपी क्या है और म्यूचुअल फंड में कैसे है। बट आपको थोड़ा सा जो नहीं पता है वो यही है कि आफ्टर बीइंग एनआरआई तो फिर क्या कर सकते हैं या क्या चेंजेस आए हैं। अदरवाइज आई अंडरस्टैंड दैट यू नो अबाउट म्यूचुअल फंड एसआईपीज। सो आप अभी एसआईपी जिन स्कीम्स में अलाउड है उनमें आप एसआईपीज करने का प्लान करें। So, and just a follow-up question: कि I cannot invest in shares as an NRI. I can only invest in mutual funds in the market, correct? नहीं जरा, आप बिल्कुल शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एज सच। लेकिन एनआरआईज के लिए शेयर्स में ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है, बट इन्वेस्टमेंट अलाउड होता है। सो इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल कि अकाउंट खोलकर और उसको बाय एंड होल्ड जो स्ट्रेटेजी है कि आप शेयर्स बाय करें, वो पॉसिबल है। लेकिन जैसे इंडिया में इंट्राडे करते हैं वो स्पेकुलेशन अलाउड नहीं है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते ऐसे कि आज भी खरीदा बेचा। लेकिन आप अच्छे शेयर्स बाय करके उनको होल्ड कर सकते हैं, और उसके लिए आपको डिक्लेरेशन देनी होती है। और वो अकाउंट्स भी जो ओपन होते हैं, जैसे कि आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आप जब डिक्लेरेशन देते हैं तो वो आरबीआई को रिपोर्ट होता है बेसिकली। सो दैट इज अ कंप्लायंस व्हिच हैज टू बी डन बाय अ डीपी एंड योर ब्रोकिंग हाउस, दैट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन डेफिनेटली एनआरआईज are allowed to invest in equity shares. Okay, thank you, sir. And my other question would be that since we are living away from family, if we want to send funds back home to our family, what would क्या limitations होंगे and how easy it is to send funds? बिल्कुल, देखिए आपको अपनी फैमिली में पैसा भेजना है तो एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। आपके पास दो चॉइस होती है, वन इज रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट, आरडी जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। तो मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम में एमटीएसएस जो है बेसिकली उसमें $2,500 पर ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है, और एक फाइनेंशियल ईयर में 30 ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हैं 30 टाइम्स। तो आई थिंक काफी बड़ा पैसा हो जाता है।
तो 2500 USD पर ट्रांजेक्शन मैंने बोला, और 30 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, तो वो आप इजीली भेज सकते हैं। और उसके अलावा जैसे अगर वो बड़ा पैसा भेजना है तो फिर आपके पास वो चॉइस भी है कि रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट के हिसाब से आप पैसा भेज सकते हैं। तो अपने रिलेटिव्स को आपको पैसा भेजना है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बिजनेस के लिए पैसा भेजना है तब डिफरेंट प्रोसीजर है। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका डिफरेंट प्रोसीजर है। बट आपको सिर्फ एज अ गिफ्ट या फैमिली सपोर्ट आपको पैसा भेजना है, तो उस लेन से मैंने बताया कि MTSS के थ्रू ही आप यूजुअली लाइक वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर या आपके बैंक के थ्रू ऐसे पैसा भेज सकते हैं बैंक अकाउंट में। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। Okay, that's good to know. So, also, this is a common question for most people. I mean, my friend circle that we realize कि हम abroad रहते हैं, and of course life goals होते हैं जैसे कि getting your own home and ऐसे सब। तो क्योंकि हम इतने साल अमेरिका में रहते हैं, हम घर खरीदने का मन होता है। अगर हम घर खरीदेंगे, that is one personal accomplishment या for a personal thing, but of course वो fear रहता है कि कल को visa status बदल जाए और हम इंडिया वापस आ जाए, या for example पर्सनल रीजंस हो और हम इंडिया आ जाए, तो वो जो हमने यहाँ के घर में इन्वेस्ट किया है वो किस हद तक हम लिक्विडेट कर कर इंडिया वापस ला सकते हैं अपने साथ। आप पूरे पैसे को लेके आ सकते हो, ओनली यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट इन USA। तो वो एक यूएस का कॉम्प्लायंस, आपको टैक्स पे करना होगा जो भी वहां पर टैक्स बनेगा। लेकिन पैसा लाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पूरे पैसे को यहाँ पर लेके आ सकते हो। जिसमें मैंने बोला कि MTSS जो है उसकी लिमिट है, बट जो रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट है उसके थ्रू तो आप पूरे पैसे को लेके आ सकते हो। तो जब आप आओगे, मतलब ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट कि मैं वहां पे US छोड़ के और फिर वापस आ रहे हैं, तो आप पूरे पैसे को इंडिया में लेके, so absolutely you invest, you save money there, you buy properties, there is no restriction for you to bring that money to India। लेकिन आपके Okay. क्वेश्चन और भी होता है कि इंडिया में अगर, मतलब आई डोंट नो, अगर आपके मन में सवाल है कि अगर इंडिया में घर लिया, सी कई बार ऐसा जी। होता है कि पहले से ही घर होता है आपको, क्योंकि स्टडीज के लिए वहां पे गई थी तो आपने यहाँ पे उस वक्त घर नहीं खरीदा था। कई बार लोग अपनी लाइफ में काफी ईयर स्पेंड करने के बाद इंडिया में देन दे मूव टू USA और एनी अदर कंट्री, इन दैट केस दे हैव प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो अगर वो प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और उसको सेल करने के बाद में उस पैसे को अपनी कंट्री में लेके जाना चाहते हैं, वहां US में लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बता दूं, जिसने बताया कि उस पैसे को ऑब्वियसली आप NRO अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। बिकॉज अगर इंडिया में पैसा कमाया है तो उसको आप NRE में डिपॉजिट नहीं कर सकते, कि आप NRO अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। तो NRO अकाउंट से आप अपनी कंट्री को पैसा लेकर जा, मतलब पहली बात तो थी, मैंने बोला कि NRE तो रिपेक्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NRO से कैसे लेके जाएंगे, तो NRO में क्या होता है, 1 मिलियन USD पर ईयर का एक लिमिट है कि आपको पैसा आपको रिपेट्रिएट करना है, तो उसके लिए 1 मिलियन USD पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है। उससे ऊपर भी अगर लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम RBI स्पेशली, मतलब आपको प्रूव करना है कि क्यों क्या है। तो एज अ, अगर कोई ऐसा है जरूरत तो लिया जा सकता है, बट यूजुअली जो अदरवाइज लिमिट है दैट इज 1 मिलियन USD। अब 1 मिलियन USD भी काफी बड़ा पैसा होता है, और उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर 15CA और 15CB दो फॉर्म्स होते हैं। 15CA फॉर्म जो होता है वो आप खुद भर सकते हो, आपको वो NSDL की वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं। 15CB जो है वो आपको आपका चार्टेड अकाउंटेंट देंगे यहाँ पर, तो 15CB फॉर्म वो सर्टिफाई करेंगे। तो 15CA और 15CB दो फॉर्म आपको अपने बैंक को देने होंगे। तो बेसिकली ये डिक्लेयर, ये प्रूव करता है कि जो भी पैसा इंडिया में उस पर पूरा टैक्स पे कर दिया है, और उसके बाद इस पैसे को आप US लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से फिर आपके NRO अकाउंट से वो पैसा आपका जो लोकल करेंसी अकाउंट है USA में, जो भी डॉलर अकाउंट है, वहां पर उस पैसे को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल, आई मीन जब नॉन रिफ्लेक्टेबल होता है NRO अकाउंट से, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा लेके जा ही नहीं सकते हैं, हाँ उसकी लिमिट है, जैसे मैंने बोला, लेकिन उस लिमिट के अंदर और बाय डिक्लेयरिंग दिस 15CA 15CB फॉर्म जमा करके आप उस पैसे को वहां पर लेकर जा सकते हो। Okay.
That's good to know because as a जब हम travel करते हैं maximum limit होती है $10,000 you can carry as a person to and from India. तो फिर हमेशा ऐसा रहता है मतलब you know अगर कोई बड़ा amount हो then but this was very good so इससे काफी सारी मेरी questions solve हो गए and I feel comfortable sir. मुझे एक और सवाल था that because आप आराम से सवाल ना पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट्स अगर सवाल बनाए हुए हैं ना कहीं ऐसे, एक दैट्स अ गुड हैबिट एक्चुअली। व्हेनेवर मींस आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल इफ दे गोइंग टू डॉक्टर आल्सो, सो होता है क्या है, जाने के बाद वापस आते हैं तो बोलते रहे वो बात पूछना भूल गए थे। तो इट इज ऑलवेज अ गुड हैबिट कि यू राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और व्हाटएवर इन मोबाइल यू मेक नोट्स ऑफ दैट एंड देन यू आस्क दैट कि सब बात होने के बाद भी बात भूल तो नहीं गए, बिकॉज़ ऑलवेज होता है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल सीए के पास भी जा रहे हैं, आने के बाद बोलते हैं ये बात पूछना भूल गए। तो इफ यू मेक अ नोट जस्ट आस्क मी कोई भी क्वेश्चन आपके। so मेरा दूसरा सवाल है that is it possible for an NRI to buy a life insurance or continue having medical insurance in India like any form of insurance? वन बाय वन हम इस पे बात करते हैं। पहली बात, हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा यहाँ पर। आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय तो कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वो सिर्फ इंडिया में कवर करेगा। अगर आपने बाय किया हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है यूएसए में, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वो सिर्फ जो ट्रेवल इंश्योरेंस होते हैं बेसिकली वो हेल्पफुल होते हैं। तो जब आप बाहर जा रहे होते हैं एज ए टूरिस्ट, तो उस टाइम पर हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप एक इंश्योरेंस बाय कीजिए, तो वहां पर आप कुछ दिनों के लिए हैं तो वो पॉलिसी कवर करती है। बट नॉर्मली जो मेडिक्लेम पॉलिसी, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर बाय करते हैं, वो हॉस्पिटलाइजेशन इन इंडिया कवर करती है। सर्टेन केसेस में ऐसा हो सकता है कि दैट पॉलिसी आल्सो अलाउज यू कि आप अब्रॉड में, जब आप इंडिया में मतलब रह रहे हैं और इंडिया में एनी रेजिडेंट इंडियन, तो वो उसको अगर यहाँ पर हॉस्पिटल से रेकमेंड किया जाता है कि नहीं उसको अब्रॉड जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट एज एन एनआरआई ये सोचें कि पॉलिसी इंडिया में ले लें क्योंकि यहाँ प्रीमियम थोड़ा कम होगा और इलाज वहां पे कराएं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज रूल्ड आउट, उसके लिए मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, जहां तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल है तो डेफिनेटली एनआरआईज बहुत सारे इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस बाय करते भी हैं और करना भी चाहिए। बट उसके लिए आपको ये बात पता है ऑलरेडी कि इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत तरह की होती हैं, एंडोमेंट प्लान, यूलिप्स, ये सब। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप इंडिया में अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। इट्स अ प्योर इंश्योरेंस, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट पोर्शन इन दैट। अगर गॉड फॉरबिड जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है विद इन द टर्म ऑफ द पॉलिसी, इन दैट केस जो भी उसमें डेथ बेनिफिट है, जो भी सम एश्योर्ड है, वो बेनिफिशियरी को, वो नॉमिनी को मिल जाता है। सो यहाँ पर क्या होता है ना, यंग एज में अगर बाय करते हैं तो फॉर पॉलिसी ऑफ से फॉर 1 crore द प्रीमियम विल बी हार्डली 12,000 15,000 रुपीस, ओके, डिपेंडिंग ऑन द वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर वन, बट समथिंग 10,000 के आसपास का प्रीमियम होगा। तो 10,000 के एक पीस ऑफ माइंड है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को एटलीस्ट इतना पैसा मिल जाएगा। तो टर्म इंश्योरेंस, चाहे वो रेजिडेंट इंडियन हो या एनआरआईज हो, सभी को मेरी सलाह होती है कि उन्हें टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल लेना चाहिए। तो यू बीइंग एन एनआरआई कैन कंसिडर इवन बाइंग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया, तो वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो आप अभी तक जो हमने डिस्कस किया, मेरे हिसाब से वही है कि पहले आपको क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग खत्म करने का प्लान करना चाहिए, और आपको जो हाई इंटरेस्ट वाले जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आपका बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी है तो वो भी अच्छा है कि आप उसको ट्रांसफर कर दें दूसरे क्रेडिट कार्ड पर जहाँ पे इंटरेस्ट कम हो, तो वो भी एक अच्छी चॉइस होगी। उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड ऐसे बचेंगे जिस पर छोटा छोटा अमाउंट बचा हुआ है, उनको आप पुनः पहले रीपे कर दें। तो जैसा आपने बोला ना कि वो बहुत ज्यादा ऐसा बहुत सारे कार्ड होते हैं तो अनकंफर्टेबल होता है, तो जिन पर छोटा आउटस्टैंडिंग होगी उनको क्लियर कर देंगे, आपके नंबर ऑफ कार्ड्स कम रह जाएंगे, आपको मैनेज करना इजी हो जाएगा। तो वो आप बिल्कुल करें, क्रेडिट कार्ड जितने कम होंगे। और अब क्योंकि आपको बहुत सारे कार्ड्स हैं अगर, तो मेरी राय ये होगी, मेरा सजेशन होगा कि अब आप कार्ड्स और ना लें, क्योंकि हर ये को ब्रांडेड कार्ड का जो फैशन है ना, वो लोग आपको रिवार्ड पॉइंट देते हैं एक्स्ट्रा। हर वक्त लगता है कि अगर मैं, जैसे इंडिया में भी बात करते हैं कि एयर इंडिया का अपना कार्ड है ना, एयर इंडिया एसबीआई ने मिलकर कार्ड लॉन्च कर दिया,
या अमेजोन ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर कार्ड लॉन्च कर दिया, तो वो लोग स्पेशली उस कार्ड के ऊपर अगर आप शॉपिंग करते हो, आप एयर टिकट बाय कर सकते हो, यू गेट एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट्स। सपोज मैं किसी और कार्ड से करता हूँ तो मुझे उतने रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे, अगर मैं को ब्रांडेड कार्ड से करूंगा, है ना। अगर मैं शॉपर स्टॉप में, फॉर एग्जांपल मेरे पास सिटी बैंक का कार्ड है शॉपर स्टॉप के साथ में, फर्स्ट सिटीजन कार्ड, तो अगर मैं शॉपर स्टॉप में उस कार्ड से परचेज करूंगा तो मुझे डेफिनेटली रिवार्ड पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसे मतलब को ब्रांडेड कार्ड बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहता है कि वो थोड़े से रिवार्ड पॉइंट्स के चक्कर में कार्ड ना बढ़ाएं। जो कार्ड्स होते हैं तो कहीं ना कहीं यूज भी होते जाते हैं, फिर रिपेमेंट नहीं हो पाता है, फिर उनका एनुअल चार्जेस जो होते हैं वो भी रीपे करने होते हैं। तो कभी भी रिवार्ड पॉइंट्स के लालच में आप कार्ड ना लें। आपको अगर जैसी जरूरत है, जितने कार्ड, मतलब एक ही कार्ड की लिमिट है तो उसको यूज करें, rather than buying taking more and more cards। कार्ड्स को बिल्कुल कम करें। तो एनीवे ये तो मेरा एक फॉलो अप सजेशन हो गया, पहली बात थी। दूसरा, जिसने मैंने बताया कि टर्म इंश्योरेंस डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकती हैं, और इन्वेस्टमेंट के मैंने बहुत सारे आपको ऑप्शंस बताए, बट सजेशन मेरा यही होगा कि आप इंडिया में म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करें। डायरेक्ट शेयर्स आप बाय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आप डायरेक्ट शेयर्स ना लें, उसके बजाय आप अगेन म्यूचुअल फंड्स में ही यहाँ पर इन्वेस्ट करें, और एसआईपी के जरिए अच्छे शेयर्स आप लें। आपको जब भी बाय करने होंगे तो डेफिनेटली मेरा कॉन्टेक्ट आपके पास में है। आप डेफिनेटली अगेन विद सजेशन ऑफ द स्कीम्स आप फिर से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको भी और बाकी लोगों को भी सलाह है मेरे इस क्योंकि ये यूट्यूब पर ये वीडियो है, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग, आप लोग यहाँ सवाल पूछ सकते हैं। जो भी एनआरआईज इस शो को देख रहे हैं उनको मेरी सलाह होगी कि आपके जो भी सवाल हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो या फिर इवन टैक्स से रिलेटेड, इंडिया में कोई भी आपके टैक्स के इश्यूज हैं, आपके पहले के कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको आप कैसे मैनेज करना चाहते हैं, कैसे अपनी कंट्री को लेकर जाना चाहते हैं, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ कर सकते हैं। मैं पर्सनली उन सवालों के आपको आंसर दूंगा। जरा और क्या सवाल है आपके मन में? That would be it, sir, for today. मेरे मन में जो भी सवाल थे आपने उन सबको बहुत अच्छे से एड्रेस किया, एंड मैं डेफिनेटली आपकी एडवाइस लूँगी एंड विल ट्राई टू बेटर मैनेज माय बजट, ताकि डेट ट्रैप जो होता है वो ना हो, जिससे आई कैन बी मोर इन कंट्रोल ऑफ माय सेविंग्स एंड बजट। डेफिनेटली आई एग्री विद यू जरा, यू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, जरूरतें पड़ती हैं, लोगों को लोन लेना पड़ता है, वो एक मतलब मजबूरी है कि जब पैसा नहीं होता है तो आपको खर्चे के लिए कई बार ऐसा हो जाता है, बट उसको शौक नहीं बनाना चाहिए, है ना। कई बार लोग मतलब शौक में बहुत लोन ले लेते हैं कि ठीक है मिल रहा है तो ले लो। तो मेरी हमेशा यही एक सलाह होती है कि आप अपनी रीपेइंग कैपेसिटी देखें, ना कि आप ये देखें कि आपकी कितनी लिमिट है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, कितना इजीली मिल रहा है। तो नेवरदलेस यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड आपको सजेशन यही है कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके उसको खत्म करें। और मुझे जब आपने एक बार सोच दिया है तो हम श्योर कि आप जब बजट बनाएंगी तो उसमें आपको ये आइडिया मिलेगा कि कितना थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। और जब भी बच रहा है तो कोशिश यही करें जो आपके हाई इंटरेस्ट वाले जो लोन है उनको आप पहले रीपे करें। तो थैंक यू ज़ारा, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, एंड अच्छा लगा, मुझे लगता है कि जो सवाल आपने पूछे हैं ये सभी लोगों के काम आएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। आप बहुत तरक्की करें यहाँ पर यूएस में, और यहाँ से यूएस से इंडिया को भी पैसा भेजें, जिससे है ना इंडिया में डॉलर्स आए। तो थैंक यू वेरी मच ज़ारा। Thank you, sir, for this opportunity. Thank you. थैंक यू ज़ारा, थैंक यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपकी जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें। आपने यदि हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।